Hello class. Today we will start with the second chapter which we have in our syllabus of class 11th which is vectors. Vectors basically क्या होते हैं, vectors की properties क्या होती है, vectors को जोड़ते कैसे हैं, vectors को घटाते कैसे हैं, and n number of things we are going to study in this chapter. ठीक है, vectors जानने से पहले हम लोग units and dimensions पढ़ चुके हैं और units and dimensions में हमने पढ़ा था physical quantities के बारे में कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। कितनी? 7, मतलब कि 5 और 2 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा था कि फंडामेंटल है। साथ ही हमने देखा कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और बाकी सब जो होती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, दे आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं, तो हमने बात की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमने उसमें 7 क्वांटिटीज डिफाइन की थी। कौन कौन सी? मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनको सबको हमने यूनिट्स दी थी। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सी बातें की थी इनके डायमेंशंस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। हमने फिर डायमेंशनल एनालिसिस किया उसका पूरा, और अब हम लोग किस में एंटर कर रहे हैं? नाउ वी आर एंटरिंग। अब हम काफी बड़े हो चुके हैं कि हम लोग अब वेक्टर्स के बारे में जान जाएं, तो हम वेक्टर्स की अब बात करते हैं कि आखिर वेक्टर्स क्या होता है। देखो, वेक्टर्स जानने से पहले इट इज नेसेसरी कि हमें पता हो कि आखिर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, आइदर दे आर वेक्टर और दे आर स्केलर। तो देखो, स्केलर्स की हमने बात की और स्केलर्स के लिए बोला दैट दीज आर दोज क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डेफिनेशन, या फिर उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन अगर देनी है तो मैं सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड बता देता हूं। मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? एन यू, वेयर एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज द यूनिट। तो जैसे मानो मुझसे डिस्टेंस की अगर बात की गई तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया 5 किलोमीटर। आपसे पूछा गया कि आपका घर यहां से कितनी दूर है, आपने बता दिया 5 किलोमीटर, बात खत्म। ठीक है, सिमिलरली आपसे अगर टाइम पूछा गया, आपने बोल दिया 5 सेकेंड, यार बात खत्म। नेगेटिव टाइम जैसी चीज तो आज तक सुनी ही नहीं होगी, बिल्कुल। तो टाइम मैंने बता दिया 5 सेकेंड, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और ये क्या आ गया? इसका यूनिट आ गया। ऐसे ही मास 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, मास आ गया। स्पीड आ गई, स्पीड क्या होती है? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड आता किससे है? वो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से। तो डिस्टेंस इटसेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है और साथ ही जो टाइम है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन की? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली क्या चीज? ओनली उनका मैग्नीट्यूड और ना कि कोई डायरेक्शन। मुझे इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती स्केलर क्वांटिटी को बताने के लिए। पर वहीं जब मैंने ये देखा कि किसी ने मुझसे पूछा कि यार तेरे घर के 4-5 रास्ते हैं, किसी को अगर मेरे घर तक पहुंचना है तो उसे 4-5 रास्ते हैं, तो मैं उसे एक रास्ता अगर समझाऊंगा तो क्या मुझे उन 4-5 में से अगर कोई रास्ता समझाना है तो क्या मुझे अब उसे बताना पड़ेगा कि यार तू पहले इस वाली दिशा में जा, फिर तू ये वाली डायरेक्शन लेना, उसके बाद में ये वाली, उसके बाद में ये वाली और उसके बाद में ये वाली? तो क्या अब मुझे सारी चीजें उसे विद डायरेक्शन समझानी पड़ेंगी? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इनिशियल पॉइंट जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से अपने घर तक की दूरी को डायरेक्टली नापना चाहूं, मतलब कि मान लो कि मेरा घर है यहां पे और मैं प्रेजेंट हूं यहां पे। ठीक है, तो मेरे घर तक पहुंचने का ऐसा कोई रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि रोड जो है वो कुछ इस तरह से बनी है। तो अगर मैं इस पूरी पाथ पर चलता हूं इस तरह से, तो क्या ये मैंने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपने घर तक पहुंचने के लिए? क्या यहां तक पहुंचने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन की जरूरत पड़ी? नहीं यार, मैं इस रोड के ऊपर ट्रेवल करता करता पहुंच गया। पर यहीं अगर कोई पूछे कि यार मुझे तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कि आपके घर तक पहुंचने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, और एक एरो से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो एरो क्या है यार? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए क्या हो जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग समझते हैं कि आखिर वेक्टर क्या है, उससे ज्यादा फील आएगी, इसलिए आपको इस तरह से बताया गया है। क्या ये पूरी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड इज द डिस्टेंस? और वहीं अगर मैं सीधे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को नाप लेता हूं तो वो क्या हो जाता है मेरे पास में? इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस, जो एक स्केलर है, और वहीं ये वाला पार्ट मुझे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर है। तो सर आखिर ये वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज
विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड, मतलब यार ये दूरी तो मुझे नापनी ही पड़ेगी, एज वेल एज द डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब अगर मैंने किसी को डायरेक्शन यहां पर नहीं बताया तो यार वो तो यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो क्या मुझे उसे डिस्प्लेसमेंट जो कि मिनिमम दूरी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, वो बताने के लिए क्या एक डायरेक्शन सेंस देना पड़ेगा, तभी तो पहुंच पाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, साथ ही देयर आर सम लॉज विच आर बीइंग फॉर्म फॉर वेक्टर एल्जेब्रा, और उस वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज को भी वो क्वांटिटी जब फॉलो करती है, लॉज ऑफ एडिशन होते हैं, लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन होते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डेफिनेशन यहां खत्म नहीं होती, इसकी डेफिनेशन में ये पार्ट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड दैट दीज क्वांटिटीज मस्ट आल्सो ओबे द वेक्टर लॉज, जो कि वेक्टर लॉज नेचर में हमारे लिए बनाए गए हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल दी स्टफ वी विल टॉक अबाउट इन काइनेमेटिक्स। ठीक है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी हम मेनली बात जब करते हैं तब काइनेमेटिक्स में ही की जाती है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वेक्टर्स की, स्केलर्स की। स्केलर्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और वेक्टर के बारे में भी इसकी डेफिनेशन अभी मुझे क्लियर है। ठीक है, अब हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, दैट हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। लेट्स सी। हमने बात की किसकी, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं दो, लेट्स सी कौन कौन से। वन इज द ग्राफिकल मेथड एंड वन इज, कौन सा वाला मेथड होना चाहिए, एक अगर ग्राफिकल है तो दूसरा होगा सिंबॉलिक। ठीक है, अब सर ये ग्राफिकल मेथड कौन सा है और ये सिंबॉलिक मेथड कौन सा है, सोचो सोचो भाई, थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना। हम लोग हल्का फुल्का वेक्टर से अवगत हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में। देखो, सिंबॉलिक मेथड में हम किसी भी वेक्टर को एक सिंबल बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेक्टर ए है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए, इस तरह से हम लोग ए लिखते हैं, या जो भी उस वेक्टर का नाम हमने दिया है, ए बी सी डी, जो आपकी इच्छा है वो, और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ये एरो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लगाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो मैं ए के ऊपर एरो भी इधर ही लगाऊं, नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन बता देता है कि हाँ यार मैं इस वेक्टर की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा तरीका है, इस ए को आप लोग गाढ़ा कर दो, तो ये भी किसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, वेक्टर की। नॉर्मली अगर लिखना है तो मैं ए लिखता हूं और उसके ऊपर मैं ये लगा देता हूं, क्या चीज है ये, एरो। ठीक है, पर अगर मेरे को एक नई तरह से रिप्रेजेंट करना है तो मैं ए को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं बिना एरो के। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक वेक्टर को कैसे दर्शाया गया है, एक एरो से। ठीक है, अब इस एरो में देखो, एरो में हमने इस वाले पार्ट को क्या कहा, दिस पार्ट इज नोन एज द हेड, जहां पर कि ये लगा हुआ होता है पॉइंटर, दिस पार्ट इज नोन एज द हेड, और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द टेल। ठीक है, एक पार्ट हो गया हेड और एक पार्ट हो गया टेल। अब इसकी ये जो लेंथ है, इसकी ये जो लेंथ है इस वाले एरो की, दिस लेंथ इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। मतलब कि जितना मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसी हिसाब से मैं उसकी लेंथ को रखूंगा। मतलब कि आई हैव टू चूज अ प्रॉपर स्केल इन दिस केस। मान लो 100 न्यूटन का फोर्स है मेरे पास, तो अब यार मैं अगर 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मान लूं तो 100 सेंटीमीटर की लाइन थोड़ी ना खींचने जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना, तो बस वही वाली बात।
तो मुझे एक प्रॉपर स्केल यूज करना पड़ता है। और नॉर्मली जब हम कोई भी वेक्टर बनाते हैं तो हम नॉट टू स्केल ही बनाते हैं, बस ऐसे ही एक छोटी मोटी सी लाइन खींच दी और हमारा काम चल गया। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर ग्राफिकली एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर सिंबॉलिकली। ठीक है, ये दोनों पार्ट्स आ गए। चलो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। किसी ने मुझे बोला दैट रिप्रेजेंट 5 न्यूटन फोर्स 45 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, और इसी तरह से चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन और कर लेते हैं। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन्स 60 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। इस तरह से मुझे कितने सवाल मिले? 2 सवाल। चलो अब इनको मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो मुझे डायरेक्शन सेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर ये डायरेक्शन सेंस क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमने सुना तो है, पर सर ये होता क्या है जरा देखें। दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन जैसा हम सब जानते हैं, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में 4 डायरेक्शंस होती हैं। इनको याद करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका है, इसको जी न्यूज के फॉर्म में याद कर लो। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ जाता है, देखें जरा। EWS। देखो नॉर्थ ऊपर हो गया, ईस्ट इज इन द राइट हैंड साइड, वेस्ट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड साउथ इज इन द साउथ मोस्ट साइड। ठीक है, मतलब कि नीचे की तरफ साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट और ऊपर की तरफ क्या आ गया मेरे पास में? नॉर्थ आ गया। तो इसको जी न्यूज की तरह हम लोग आराम से बहुत ही याद रख सकते हैं। अब मुझे क्या दिया है? रिप्रेजेंट 5 न्यूटन फोर्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ये मेरे को ग्राफिकली बताना है कि ग्राफिकली किस तरह से होगा। तो मुझे ये तो पता है कि मुझसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात की गई है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब कहीं यहां पर ये लाए कर रहा होगा। अब ये यहां पर लाए करेगा तो आखिर पोजीशन क्या होगी? किस तरह से बनाऊं मैं इस वेक्टर को? वेक्टर बन गया 5 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो 5 न्यूटन का वेक्टर है, अब इसको डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन कैसे दूं? इस वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ के 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि मुझे ईस्ट पर बैठ जाना है और नॉर्थ की तरफ चल देना है और इस एंगल को मार्क कर देना है। मतलब जो भी बाद में लिखा हो उस साइड के ऊपर बैठ जाओ और जो साइड भी पहले लिखी हो उस साइड की तरफ ट्रेवल कर लो। तो क्या आ जाता है मेरे पास? नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ में। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ में। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होगा? ऐसे ही नॉर्थ के ईस्ट में। मतलब उस केस में मैं क्या करूंगा? नॉर्थ पे बैठूंगा और ईस्ट की तरफ में ट्रेवल करूंगा। यहां पर क्योंकि मुझे नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया था तो मैं कहां पर बैठा? ईस्ट पे। और ईस्ट पर बैठ के चला कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहां से मेरे पास में आता है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो अब दूसरा तो आप लोग खुद ही कर लेंगे, अब तो हमें सब सीख गए हैं। तो देखो क्या आ जाएगा? रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो यार ये 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ये वाला पोर्शन है जहां पर कि इस वेक्टर को लाए करना चाहिए। 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो देखो जरा बाद में कौन है? ईस्ट मतलब ईस्ट पर बैठूंगा और चलूंगा कहां पे? साउथ की तरफ। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा? लेट्स से ये मेरा वेक्टर है 100 न्यूटन से इसका मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है और डायरेक्शन जो मुझे दी है वो क्या है? साउथ ऑफ ईस्ट। मतलब कि मैं ईस्ट पर बैठा और ट्रेवल किया कहां पे? साउथ की तरफ। सो दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री। सो दिस इज नाउ 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बाद वाले पे बैठा, पहले वाले की तरफ चल दिया। ठीक है, और इसे मैं क्या बोल सकता था? अगर ये एंगल मेजर करता तो ये क्या 30 डिग्री बना? मतलब कि इसे बोल सकता था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तब मैं क्या करता? साउथ पे बैठता और ईस्ट की तरफ में चल देता। तो सिमिलरली ऊपर वाले को भी हम लोग
बोल सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम लोग एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसे दिया था तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इस चीज में कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात की अब अपन ने? वेक्टर के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। टाइप्स में हम लोग नंबर 1 रखते हैं पैरेलल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं जरा देखें। इनका डायरेक्शन जो होती है इट इज द सेम, ठीक है। और जब हमने मैग्नीट्यूड की बात की तो इट मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, इस तरह से हमने किसको डिफाइन किया? पैरेलल वेक्टर्स को, दैट देयर डायरेक्शन इज सेम। मतलब कि ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर अपने पास में बी है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इन दोनों की लेंथ भी मैं बराबर बना दूंगा। पर क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है? दोनों क्या ईस्ट में जा रहे हैं? जाते हुए दिख रहे हैं। जी न्यूज से याद है अब तो मुझे, ईस्ट इस वाली डायरेक्शन को ही बोलते हैं। तो यहां से ए और बी मेरे पास में 2 वेक्टर्स आ गए जो कि कैसे हैं? पैरेलल। इनका मैग्नीट्यूड इट कुड बी सेम एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, बट इनका डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं किसकी? एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। एंटी पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? इनकी क्या हो जाएगी? अब डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। एंटी पैरेलल नाम से ही पता लग रहा है, तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई? डायरेक्शन इज ऑपोजिट। एंड मैग्नीट्यूड की कहानी वापस से वही, दैट द मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी द सेम। बात समझ में आती है यार, है ना? कि भाई पैरेलल में तो डायरेक्शन सेम था, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता था और सेम भी हो सकता था। सिमिलरली एंटी पैरेलल, जो कि पैरेलल का एंटी हो जाएगा, उसमें क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा। एक का डायरेक्शन ये तो दूसरे का डायरेक्शन ये, ठीक है। दिस इज एंटी पैरेलल। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द अदर वेक्टर, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड इट कुड बी सेम और इट कुड नॉट बी सेम, इट डज नॉट मैटर। चलो और देखते हैं। अब किसको देखें? चलो नेगेटिव वेक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी बात की अब हमने? नेगेटिव वेक्टर की, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर के केस में क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे मान लो मुझे एक वेक्टर गिवन है, दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। दिस इज द वेक्टर विच इज गिवन टू मी, लेट्स से दिस इज वेक्टर आर, ठीक है। ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 45 डिग्री अगर एंगल भी दे दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, ठीक है। अब इसे मैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बोल सकता हूँ और ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि 45 डिग्री एंगल ही यहाँ पर भी बचा हुआ है। तो यहां से मैंने बोला दैट आर इज लाइंग एट एन एंगल 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो नेगेटिव वेक्टर इसका क्या होगा? इसका नेगेटिव वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, मतलब दिस इज माइनस आर। अब ये हुआ कैसे? इसकी डायरेक्शन तो देखो जरा, इसकी डायरेक्शन क्या आ गई मेरे पास में? ये क्या है? साउथ वेस्ट। ये एंगल कितना आएगा? दिस विल बी 45 डिग्री। तो यही आर जिसे मैं क्या बोल रहा था पहले? आर को मैंने पहले बोला था 45 डिग्रीज
नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वहीं अब इस r की जो वैल्यू है वो अब क्या हो गई है, नाउ r हैज बिकम व्हाट, r हैज बिकम 45 डिग्रीज साउथ ऑफ वेस्ट या फिर वेस्ट ऑफ साउथ। तो इस तरह से अगर मैं एक वेक्टर को कितने, अगर इसको इस तरह से समझो कि इस वेक्टर को अगर मैं 180 डिग्री फ्लिप करा दूं, कितना घुमा दिया ने 180, 90 घुमाया, यहां पर पहुंचा, और 90 घुमाया, यहां पर पहुंचा। इसको चाहो तो ऐसे घुमाओ, चाहो तो ऐसे घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वेक्टर को अगर मैं 180 डिग्री घुमा दूं तो क्या इसका जो हेड था वो अब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, असर कर रहा होगा, और उसी वाले वेक्टर को हमने क्या नाम दिया फिर, इट इज नोन एज द नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अगर मैं r को रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूं तो मुझे इसके साथ में नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये -r और ये +r या फिर ओनली r। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन कर दिया, नेगेटिव वेक्टर। आगे देखते हैं, है ना, इसमें मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो मतलब अगर r का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है तो इस वाले r का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 5 न्यूटन। बस इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ टाइप की बात करते हैं। फोर्थ आर कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ये वाले जो वेक्टर्स होते हैं ये सेम लाइन पे लाया करते हैं। जैसे मान लो दिस इज अ वेक्टर ए, तो इसके ठीक आगे से ही वेक्टर बी चालू हो गया। ठीक है ना, इसके ठीक आगे से कौन सा वेक्टर चालू हो गया, वेक्टर बी चालू हो गया। तो ये तो था वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन किया, कोलिनियर वेक्टर्स को। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, इनको मैं क्या बोल सकता हूं, वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। lying in the same line। ठीक है, ये अपने पास में कौन से वेक्टर्स आ गए, कोलिनियर वेक्टर्स। चलो और कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं, देखो देखो देखो, और एक होता है इक्वल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स होते हैं, और इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन तो सेम होनी ही चाहिए और साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी सेम। तो मैंने यहां से डायरेक्शन भी सेम कर दिया और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम कर दिया। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन किया, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से वेक्टर ए और ये मेरे पास में आ गया वेक्टर बी। ठीक है, आप हर जगह देख रहे होंगे कि मैं वेक्टर के ऊपर एरो लगा रहा हूं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन। अगर मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, एरो लगाना अगर मैं भूल गया तो बहुत भारी समस्या हो सकती है जब हम वेक्टर्स के साथ में डील करते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन कर दिया, इक्वल वेक्टर्स। और एक तरह के और वेक्टर्स बचते हैं हमारे पास में विचार, को इनिशियल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स हैं ये, को इनिशियल वेक्टर्स। तो जब हम को इनिशियल वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम को इनिशियल वेक्टर्स को हमने कैसे डिफाइन किया, जरा देखो। वेक्टर्स which have the same point of originating। ठीक है, ऑफ ओरिजिन बोल देता है ना, vectors which have the same point or
ओरिजिन। ठीक है, मतलब कि ये जो वेक्टर्स होते हैं ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। दीज वेक्टर्स बिगिन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। और वो कॉमन पॉइंट कैसे, जैसे मान लिया ये वो कॉमन पॉइंट था जहां से वेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास में मान लिया वेक्टर ए, ये मान लिया एक वेक्टर था बी, ये मान लिया एक वेक्टर था सी, ये माना एक वेक्टर था डी, ये माना एक वेक्टर था ई। तो इस तरह से मैंने किनको डिफाइन किया, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। वेक्टर्स विच हैव द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि कौन सा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, यहां पर इसको ऐड कर लेते हैं जिससे कोई किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ए बी सी डी ये सब किससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट्स। ठीक है, इनको मैंने क्या नाम दिया, दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। सो दीज डेफिनेशंस आर नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू अस। मेन चीज हमें पता लगती है जब हम वेक्टर एल्जेब्रा की बात करते हैं। हम लोग किस में घुसते हैं, वेक्टर एल्जेब्रा में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे क्या है। एक छोटा सा हम लोग नोट लिखते हैं आगे बढ़ने से पहले, और वो नोट क्या है, दैट अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू itself in the प्लेन। एक वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्टिंग करा सकता हूं। मतलब देखो, अगर एक वेक्टर इस तरह से यहां पर लाया करता है तो इस वेक्टर को मैं यहां भी बना सकता हूं, इस वेक्टर को मैं यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, मैं ऐसे यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे यहां भी शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने इस वेक्टर के साथ में क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग किया। पैरेलल शिफ्टिंग का ये मतलब है कि इसका मेरे को ओरिएंटेशन खराब नहीं करना। कोई बोला कि सर शिफ्ट कर दो, ऐसे ऐसे शिफ्ट नहीं करना है यार। द शिफ्टिंग शुड बी पैरेलल, मतलब यहां पर मौजूद था, यहां ले गया, यहां ले गया, यहां ले गया, यहां ले गया, पर उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल भी खराब नहीं किया। शिफ्टिंग कैसे की गई है, पैरेलल, मतलब हर पॉइंट जो उसका ट्रेवल किया है उस वेक्टर का दूसरे पॉइंट तक, वो हर पॉइंट उस वेक्टर पे जो लाया कर रहा है, इट शुड हैव एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट जहां तक उसे लेकर जाया गया। मतलब हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, उनके बीच में दूरी इक्वल है ना यार। तो इस तरह से होती है पैरेलल शिफ्टिंग। यही अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता तो पैरेलल शिफ्टिंग कहां से होती, ठीक है। तो एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है इन द सेम प्लेन, ठीक है। है ना। दूसरी चीज, वेक्टर्स के बीच में एक चीज होती है एंगल। एंगल की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर्स के बीच का एंगल आखिर क्या होता है ना। तो हमने किसकी बात की, एंगल की। एंगल की जब हम बात करते हैं तो मान लो एक वेक्टर तो है ये और दूसरा वेक्टर मुझे गिवन है ये। तो लेट्स नेम दिस वेक्टर एज ए एंड दिस वेक्टर एज बी। तो जब भी मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की बात करूंगा तो मैं हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले छोटे एंगल की बात करूंगा। लेट्स से इफ दिस एंगल इज अल्फा, देन दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ना कि ये वाला एंगल। लेट्स से दिस एंगल इज सम बीटा, है ना। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड नॉट बीटा। तो यहां से मैंने क्या बोला, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। हमेशा मैं कौन सा एंगल को कंसीडर करूंगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये कौन सा एंगल हो गया मेरे पास में, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और वो कौन सा एंगल है, इट इज एंगल अल्फा, ठीक है। इस तरह से मैंने बात कर ली किसकी, एंगल बिटवीन द, हेलो,
हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स होते क्या हैं, हमने स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस भी देखे। ठीक है, वेक्टर्स के बीच में हमने एंगल भी निकाला और काफी कुछ किया वेक्टर्स को लेके। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वेक्टर्स के साथ जो अलजेब्रा इन्वॉल्व है, मतलब उनका एडिशन कैसे होता है, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, और इन सभी चीजों के अब हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें द फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम लोग जोड़ना ही तो सीखते हैं, ऐड करना या फिर सम करना, दैट हाउ द वेक्टर्स आर एडेड। तो वेक्टर एडिशन की जब हमने बात की, देन वी फर्स्ट टॉक्ड अबाउट ट्रायंगल लॉ। हमने सबसे पहले एक लॉ निकाला विच इज द ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल सबको पता है, इट हैज 3 साइड्स। तो बस ट्रायंगल लॉ के अंदर देखिए फिर क्या आया। ट्रायंगल लॉ में आया दैट इफ वी टेक 2 वेक्टर्स अलोंग एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि एक ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स की तरह अगर मैं 2 वेक्टर्स को लूं, देन द थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज द summation of these 2 vectors. This resultant means the sum of the 2 given vectors. The vectors should be connected head to tail, which is the required condition in this triangle law. Which is the required condition? That the vectors should be connected head to tail. चलो आगे हमने देखा कि सर आखिर ये रिजल्टेंट क्या है और इन दोनों वेक्टर्स को आखिर रखा कैसे गया है, इनकी ओरिएंटेशन क्या थी। तो देखो, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हम लोग 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। द 3 स्टेप्स आर, स्टेप 1, मुझे एक कंडीशन गिवन थी, इसमें ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, पर सर यहाँ पर तो ये टेल से टेल कनेक्टेड है, आप तो बोल रहे थे हेड से टेल कनेक्ट होने चाहिए। तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, और क्योंकि अब मैं वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करा सकता हूं, तो मैंने इस वेक्टर को उठा के यहां से पैरेलल शिफ्ट किया। ये यहां से कहां पर आ गया, इस वाली जगह पर। ये वाला वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके कहां पर आ गया, इस वाली जगह पर। तो क्या अब ये हेड से टेल कनेक्ट हो गया? बिल्कुल हो गया सर, अब तो ये हेड से टेल कनेक्टेड है। तो क्या मैंने अब ट्रायंगल लॉ की जो एक रिक्वायर्ड कंडीशन थी उसको फुलफिल कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है। स्टेप 2 मेरे पास में आ गया, जब इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर की टेल आपस में कनेक्टेड है। अब देखो, थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, थर्ड साइड इन द रिवर्स ऑर्डर। ये वाली जो लाइन है ये बता रही है कि देखो, अगर मैं इस वेक्टर को इस तरह से जोड़ दूं तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, मतलब हेड से टेल सब कुछ कनेक्टेड है। बट ड्यूरिंग एडिशन हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेम ऑर्डर में ना लेके वी टेक इट इन द रिवर्स ऑर्डर, जो कि ट्रायंगल लॉ हमें कहता है। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, ए का हेड बी की टेल, और यहां पर क्या है, बी का हेड। मैं हमेशा क्या करूंगा, ए से स्टार्ट करके बी की तरफ अपने वेक्टर को ले जाऊंगा, और एरो उसका कहां पर पॉइंट करेगा, टुवर्ड्स बी, यही तो लिखा है। देन द थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, क्या मैंने इसको एक क्लोज लूप बना दिया? लूप कैसा है, उसका फॉर्म क्या है, ट्रायंगल। सर्कुलर लूप भी होता है, पर हमारा लूप कैसा बना है, इट इज अ ट्रायंगुलर लूप। ठीक है, अब देखो, थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर, एक साइड, 2 साइड और ये थर्ड साइड। एरोस से मुझे पता लग रहा है दैट द साइड इज इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर कैसे, अगर ए का हेड और बी की टेल यहां है, फिर यहां पर बी का हेड है, तो सेम ऑर्डर में अगर मैं चलता तो एरो यहां पर आना चाहिए था सी वेक्टर का, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रायंगल लॉ में होता यह है कि जो वेक्टर का हेड होगा इट विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ दिस ट्रायंगल की जो पोजीशन चल रही है। ठीक है, तो सी का जो हेड आया वो किसकी तरफ आया, बी की तरफ। तो इस तरह से हम लोग किसको एक्सप्लेन करते हैं, वी एक्सप्लेन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ को एक्सटेंड किया गया, ट्रायंगल लॉ को क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, एंड वी गेव द पॉलीगॉन लॉ। देखें जरा पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। देखो, ट्रायंगल लॉ की एक लिमिटेशन थी कि ट्रायंगल लॉ कुड ओनली बी अप्लाइड टू
टू वेक्टर्स एडिशन, मतलब कि मैं सिर्फ दो ही वेक्टर को ट्राइंगल लॉ के थ्रू जोड़ सकता था। अब यार दो से ज्यादा अगर कहीं पर वेक्टर हो जाएं तो फिर तो दिक्कत हो गई मेरे साथ। अब कहां से साला ट्राइंगल लॉ लगाऊं? ट्राइंगल लॉ में तो तीन साइड, मतलब कि दो वेक्टर और एक उसका रिजल्टेंट आ गया मेरे पास। अब पॉलीगॉन लॉ को एज अ एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ लाया गया। किसका एक्सटेंशन लाया गया? ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन, विच इज द पॉलीगॉन लॉ। तो हमने कहा दैट इट इज द extension of the triangle law of vector addition। ठीक है, और ये क्यों लाया गया? in order to add two or more than two वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर तक तो मैं ट्राइंगल लॉ से जोड़ ही सकता था, पर यहां पर क्यों दिक्कत आई? क्योंकि अब मेरे पास में वेक्टर्स जो हैं दे आर मोर देन टू। तो इसके लिए कौन सा लॉ आ गया? इसके लिए लॉ आया विच इज नोन एज द पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दीज वेक्टर्स, लेट्स से इस तरह से मुझे कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं। ये मुझे कुछ वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, इन वेक्टर्स को कुछ नाम दे देते हैं ABCD। लेट्स से दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर C एंड दिस इज वेक्टर D। मुझे कैलकुलेट करने को बोला गया कि प्लीज फाइंड A प्लस B प्लस C प्लस D। तो आखिर ये A प्लस B प्लस C प्लस D होगा तो ये क्या होगा? चलो देखते हैं। लेट्स सी, A प्लस B प्लस C प्लस D के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये अभी भी टेल टू टेल कनेक्टेड है? तो क्या मुझे इन्हें सबसे पहले, बिकॉज पॉलीगॉन लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, तो क्या मुझे इन्हें हेड टू टेल जोड़ना पड़ेगा सबसे पहले? बिल्कुल। तो चलो देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे अब ये हेड टू टेल। लेट्स सी, ये आ गया वेक्टर A। ठीक है, A को वहीं रखा, B को पैरेलली शिफ्ट किया, ये आ गया वेक्टर B। ठीक है ना, अब C को देखो जरा, C को भी पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है। C को पैरेलल शिफ्टिंग की B के ऊपर, तो यहां पर क्या आ गया? ये दिस बिकम्स वेक्टर C। अब D को देखो, D को भी पैरेलल शिफ्ट कर दो C के पास, तो ये क्या आ गया? वेक्टर D। क्या इस तरह से मेरे पास में इन चारों वेक्टर्स को मैं जमा सकता हूं? बिल्कुल सर, आपने सबसे पहले मुझे जो गिवन दिया था वो आपने दिया था कि वेक्टर्स दे आर अरेंज्ड टेल टू टेल। अब हमने वहां पर पैरेलल शिफ्टिंग वाले फंडे को यूज करते हुए इन वाले वेक्टर्स को हेड टू टेल सबको अरेंज कर लिया। तो क्या अब मेरे पास ये चारों वेक्टर्स जो हैं ये हेड टू टेल अरेंज हो गए। और अब क्या करना है? चार साइड दिख रही है सबको, तो अब फिफ्थ साइड इन द रिवर्स ऑर्डर, अगेन वही ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंशन है ना, तो फिफ्थ साइड इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि ये वाली जो साइड आएगी रिवर्स ऑर्डर में, दिस साइड, दिस विल गिव मी द रिजल्टेंट वेक्टर R, जिसमें R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? A प्लस B प्लस C प्लस D। तो इस तरह से मैं किसको डिफाइन करता हूं? आई डिफाइन द पॉलीगॉन लॉ, जिसमें कि R इज A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, इसके अलावा भी इसको हम इस तरह से कर सकते थे कि हम लोग सबसे पहले यहां पर देखते और A और B का रिजल्टेंट निकालते। ये आता मेरे पास में A और B का रिजल्टेंट। ठीक है, सिमिलरली मैं फिर अगर A प्लस B और C का रिजल्टेंट निकालता, मैं किसका रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं? जो यहां पर ये वेक्टर आया, लेट्स कॉल दिस वेक्टर एज स्मॉल a। ठीक है, तो मैं अगर अब इस वेक्टर प्लस C वेक्टर का रिजल्टेंट निकालता तो क्या वो वाला वेक्टर मेरे पास में ये आता? ये वेक्टर आ जाता मेरे पास। ठीक है, इस वेक्टर को अगर मैं स्मॉल b बोल तो ये बात क्लियर तो हो रही है ना यार, है ना? ये वेक्टर A जो है इट इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूं। अब देखो यहां पर फिर से मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करता हूं। कौन कौन से वेक्टर के लिए? वेक्टर स्मॉल a और वेक्टर C, ये भी तो ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट रहा वो क्या ये वाला वेक्टर रहा?
बिल्कुल रहा सर। और अब मैंने क्या किया, वेक्टर बी और वेक्टर डी का रिजल्टेंट निकाला, तो वो क्या आर आ गया है मेरे पास, बिल्कुल आ गया। तो सर ये तो बहुत ईजी है, ये ट्राइंगल लॉ लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पॉलीगॉन लॉ को भी अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो इसीलिए हमने क्या बोला, दैट पॉलीगॉन लॉ इज द एक्स इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो आता है हमारे पास में, वो आता है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ आता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात किए जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन की। अब आ गया हमारे पास में पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ को हमने कैसे डिफाइन किया, if we take two vectors along the side of a parallelogram, कैसे लिए गए, if we take two vectors along the side of a parallelogram, then the diagonal passing through the common tail, ध्यान से पढ़नी है इस वाली लाइन को, then the diagonal passing through the common tail gives us the resultant of the two vectors। ठीक है, यहां पर मुझे क्या गिवन है, दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ है ये, पैरेललोग्राम लॉ। देखते हैं इसमें आखिर किस तरह से एक्सटेंशन किया है। देखो पैरेललोग्राम लॉ में क्या हुआ कि मुझे ये बोला गया कि सर आप ऐसा करो, वेक्टर्स को अरेंज करो एज द साइज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये अगर वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है, ठीक है, तो इसको इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम कंसिडर किया गया। इसमें हमने वेक्टर्स को हेड टू टेल ना रख के कैसे अरेंज किया है, टेल टू टेल। मतलब मुझे वेक्टर्स अभी जैसे गिवन है उसी तरह से उनको अरेंज किया गया। और किस तरह से है ये, टेल टू टेल, ठीक है ना। यहां पे हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, द वेक्टर्स शुड बी कनेक्टेड टेल टू टेल। ये कुछ भी नहीं है, ये भी हमें अभी पता लगेगा कि यार ये भी कुछ ट्राइंगल लॉ से ही मिलता है ना। चलो ए और बी मुझे दो वेक्टर्स गिवन है, क्या ये दोनों वेक्टर्स टेल से टेल कनेक्टेड है, बिल्कुल, यहाँ पे ताल से ताल मिली हुई है ना। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हैं, तो हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे के ऐसे रखेंगे, कहीं कोई पैरेलल शिफ्टिंग वगैरह की जरूरत है ही नहीं हमें। हम आगे बढ़े, हमने स्टेप 2 की बात की। स्टेप 2 में देखो मुझे क्या बोला गया, देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन टेल गिव्स अस द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो यार इसमें जो डायगोनल पास करेगी कॉमन टेल से, वो यही वाली तो डायगोनल होगी यार। अरे होगी क्या नहीं होगी, होगी ना यार। तो यही हमारा क्या हो जाता है, दिस बिकम्स द रिजल्टेंट एंड दिस आर
इज अगेन इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और आर इसमें क्या है, डायगोनल थ्रू द कॉमन टेल। यही तो इसमें आर है, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की है। तो ये हमें एक पैरेललोग्राम के जैसा दिख रहा है, और यही क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने कैसे रखा है, इज द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और जो कॉमन टेल से पास होने वाली डायगोनल थी, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स। इसमें देखो बिल्कुल वही वाली चीज है। अगर मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करता और यहां पर लाता और उसके बाद में इन दोनों को ज्वाइन करता, तो यही वेक्टर तो आ जाता है यार। तो क्या ये सेम एज ट्राइंगल लॉ ही है? बस इस बार क्या किया हमने, इन्हें टेल से टेल मिला के रखा, और ट्राइंगल लॉ में मैं क्या करता था, हेड टू टेल मिला के रखता था। तो कहानी वही है, बस उसको देखने का नजरिया इस बार चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे किसकी, वेक्टर एडिशन की, और इसको यूज करने की अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हाउ द वेक्टर एडिशन पार्ट इज यूज्ड इन दिस। लेट्स सी। चलो एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। लेट्स से मुझे गिवन है कि देयर वाज अ कार, और वो जो कार थी वो ओरिजिन से स्टार्ट करती है। कार ओरिजिन से स्टार्ट करती है और इट मूव्स 5 मीटर्स। लेट्स से ये जो गाड़ी है ये कितना ट्रेवल करती है, इट मूव्स 5 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। डायरेक्शन सेंस तो सबको पता है ना यार, इट इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। द कार मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन फर्स्टली। अब इसके बाद में ये जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है, ये ड्राइवर साहब क्या करता है, 90 डिग्री का टर्न लेते हैं टुवर्ड्स हिज राइट। क्या राइट डायरेक्शन यही है? बिल्कुल। और राइट में इनको कहा गया कि ये 5 मीटर फिर से चलता है। कितना चलता है ये? 5 मीटर। अब मुझसे बोला गया कि इस फाइनल पॉइंट और इस इनिशियल पॉइंट, मतलब कि मुझे पूछा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्राइवर। तो इस ड्राइवर का डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो क्या होगा, क्या एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, और मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट दिस। तो ये वाली जो चीज होगी, इसे ट्राइंगल लॉ से भी निकाल सकते हैं, इसे पैरेललोग्राम लॉ से भी निकाल सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर राइट टर्न लिया गया है, वो भी 90 डिग्री, मतलब कि ये एंगल क्या है, 90। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? तो अगर ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, तो इसकी लेंथ निकालना क्या हमारे लिए कोई बड़ी बात है? ये कितना आ जाएगा, 5√2 मीटर्स। हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब कि √50 विच इज 5√2 मीटर्स। तो यहां से मेरे पास में निकल के आ जाता है। तो इस तरह के बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस बनते हैं बेस्ड ऑन ट्राइंगल लॉ, बेस्ड ऑन द पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो उनके बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा उसको याद रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी अगर टर्न किसी एंगल पे भी लिया हुआ होता या और भी कोई कंडीशन होती तो उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जो एनालिटिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का, उसकी, ठीक है, लॉ की, और हमने बात की पैरेललोग्राम लॉ की, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये तीनों के तीनों जो थे आपस में कोरिलेटेड थे। बस पैरेललोग्राम लॉ में क्या एक डिफरेंस था कि वहां पर जो वेक्टर्स थे दे वर कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल, जबकि बाकी दोनों में किस किस में, ट्राइंगल लॉ में और पॉलीगॉन लॉ में वेक्टर्स वर कनेक्टेड हेड टू टेल। चलो अब बारी आती है एनालिटिकल मेथड, मतलब जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। किसको इन्वॉल्व करेंगे हम? मैथमेटिक्स को। चलो अब एनालिटिकल मेथड में देखो,
इस तरह से मुझे वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम से मैं जानता हूं दैट द कॉमन डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉमन टेल गिव्स मी द रिजल्टेंट आर। तो मैंने ये डायगोनल यहां पर बना ली है आर, ठीक है। ये डायगोनल बनाने के बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए एंड दोज मॉडिफिकेशंस आर, मैंने बी को यहां पर शिफ्ट किया, बी को यहां पर शिफ्ट करके यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसका, ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ए को थोड़ा सा यहां पे एक्सटेंड किया। अब ये अगर बी था एंड आई हैव टेकन दिस एंगल टू बी थीटा, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का जो छोटा एंगल होता है वही क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, और ये एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि द शिफ्टिंग इज पैरेलल। ये एंगल थीटा आ गया और ये अगर बी है तो ये वाला बी कॉस थीटा और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। मैंने इन सब की मार्किंग कर ली, दिस पॉइंट इज क्यू, दिस इज एस, दिस इज आर, और सब कुछ यहां से मैंने सारी मार्किंग कर ली है। आई हैव टेकन दिस एंगल टू बी अल्फा, दिस टू बी बीटा एंड दिस होल एंगल इज थीटा। ये तो मुझे दिख ही रहा है। चलो अब अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं मैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन थीटा इज क्यू आर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जो कि क्लियरली विजिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसमें कॉस थीटा लिखना चाहूं, मैं क्या लिखना चाहूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका, बी कॉस थीटा, है ना, मतलब कि एस आर, एंड दिस डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा आ गया क्यू आर अपॉन बी और कॉस थीटा आ गया एस आर अपॉन बी, ठीक है। तो यहां से क्यू आर की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा और एस आर की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा, जो कि मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था क्योंकि मुझे ट्राइंगल लगाना आता है। चलो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। अब बताओ ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट आर है, और यहाँ पर देखो क्या ये एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ये और ये, क्या ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, हाँ सर, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि द बेस स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर विल गिव मी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। उसी चीज को यूज किया गया है यहाँ पे, विच इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज बी साइन थीटा, सो द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस अब कितना हो जाएगा, ये लेंथ ए है, ए का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये ए आ गया, प्लस बी कॉस थीटा जो ये वाली लेंथ है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, बी कॉस थीटा, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलता है, देखें जरा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। ये मिल जाता है मुझे इसे सॉल्व करने से। और आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से अब क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मुझे क्या दे देगा, बी स्क्वायर इंटू 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, इट इज 1। तो यहां से इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर को, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में चला गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से मेरे पास जो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आया वो क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of theta. So this is the expression for the resultant. मतलब कि जो सम करके जो मेरे पास में वेक्टर आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर और ए का क्या मैग्नीट्यूड, इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या है, दिस इज द एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट और द समेशन ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। अब देखो अगर मुझे अल्फा एंगल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अल्फा। तो ट्राइंगल को देखा मैंने और क्या लिखा, tan अल्फा। तो अगर मैं अब tan अल्फा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है, b साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से मेरे पास में एक नया एक्सप्रेशन आया किसके लिए, अल्फा एंगल के लिए, ठीक है।
और अल्फा एंगल कौन सा है? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। दिख रहा है ना सबको, आर और ए के बीच का जो एंगल है उसको अल्फा लिया गया। सिमिलरली अगर मैं tan बीटा लिखना चाहूं तो tan बीटा लिखना भी कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें क्या हुआ, tan बीटा यहां से मेरे पास आ जाएगा a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, which is the required angle between b वेक्टर एंड द रिजल्टेंट। तो इस तरह से मैंने एनालिटिकल मेथड में वेक्टर को डायरेक्शन तो दे ही दी, साथ ही उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, क्योंकि वेक्टर था तो डायरेक्शन तो नेसेसरी थी ना हमारे लिए। तो हमने यहां से सारे पार्ट्स को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, देखो ये जो एनालिटिकल मेथड है इस पे बेस्ड हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया जिसमें मुझे क्या गिवन है, 5 न्यूटन की फोर्स और एक 5 न्यूटन की फोर्स इस तरह से एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है, हेड टू टेल। चलो आगे देखते हैं, और इसको मुझे 3 तरह से सॉल्व करना है, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ और एक एनालिटिकल। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सॉल्व द पार्ट फर्स्ट। पहले पार्ट को सॉल्व किया मैंने किससे, ट्राइंगल लॉ से। तो ये तो मुझे गिवन ही है कि ये हेड से टेल कनेक्टेड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये इसका हेड, ये इसकी टेल, दोनों के दोनों कितने, 5-5 न्यूटन के। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में बनने वाली जो साइड होती है क्या वही रिजल्टेंट होता है? बिल्कुल होता है सर, ट्राइंगल लॉ में हमने यही पढ़ा था। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 5√2 न्यूटन। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट करके। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना है, डायरेक्शन के लिए वही नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड दिस इज योर वेस्ट। तो ये देखो ये एंगल 90 दोनों 5 न्यूटन, तो ये क्या 45 डिग्री आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन ये आ गई मेरे पास में 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट नॉर्थ या फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट या फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्योंकि 45 डिग्री ही यहाँ पर भी बचेगा। तो मैं उसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे मैंने देखा सेकंड मेथड से सॉल्व करना, मतलब कि पैरेललोग्राम लॉ से। जब इसे पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना था तो क्या मुझे अब इन्हें टेल से टेल मिलाना पड़ेगा? बिल्कुल, मतलब कि जो बी वेक्टर है इसको चलो बी वेक्टर बोल लेते हैं और इसको ए वेक्टर बोल लेते हैं। मतलब जो बी वेक्टर है उसे पैरेलल शिफ्ट कराया मैंने, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कराया तो बी वेक्टर आ गया कहीं यहाँ पर। वैल्यू इसकी कितनी थी, अभी भी 5 न्यूटन। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता है, तो यहां से क्या आ गया, ये भी 5 और ये भी कितना, 5। अब ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और जो कॉमन टेल से पास होने वाली डायगोनल होती है क्या वही मेरे पास में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है? बिल्कुल होता है सर। तो ये 5 90 डिग्री, तो यहां से ये वाला एंगल अगेन आ गया कितना, 45 डिग्री। तो इन दोनों की डायरेक्शंस क्या हो गई, वापस से सेम हो गई। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज एनालिटिकली। एनालिटिकली में मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया है विच इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज पुट की जाएंगी दे आर जस्ट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स, और आर भी हम लोग क्या निकालेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ना कि डायरेक्शन। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दैट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिख रहा है ना यार, 90 डिग्री है। चलो इसको आगे सॉल्व किया मैंने, cos 90 इज 0, तो मेरे पास में क्या बचा, ये वाला टर्म तो 0 हो गया। दिस बिकम्स हाउ मच, √50, मतलब कि कितना आ गया, 5√2 न्यूटन। ठीक है यार, अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, पर तो भी अभी एक डायरेक्शन लानी बाकी है। तो डायरेक्शन कैसे आती है, डायरेक्शन आती है, हमने अभी अभी देखा tan अल्फा से, और tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये कितना आएगा जरा देखें, b sin थीटा इज हाउ मच, b इज 5 एंड sin 90 इज 1, तो ये हो गया b sin 90 डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। a इज 5 प्लस 5 cos 90, तो ये 0 और ये 1, तो ये कितना बचा, 5/5, मतलब कि अल्फा इक्वल्स टू
45 डिग्री, क्योंकि मेरे पास में क्या आ गया, tan अल्फा की वैल्यू यहां से आई 1, मतलब कि अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1 विच इज 45 डिग्री। सो यहां से मैंने इसका एंगल निकाल लिया और ये पता लग ही गया। तो देखो आंसर हर केस में मेरे पास क्या आया, द आंसर केम आउट टू बी कॉमन इन ऑल द केसेस वेदर आई हैव यूज्ड द ट्रायंगल लॉ और द पैरेललोग्राम लॉ और द एनालिटिकल मेथड टू सॉल्व द वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चंस। फाइन।